फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड बोर्ड में पूछे गए जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस पेपर में, उन पर चर्चा करने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आने वाले हमारे जो 2021 है उसके एग्ज़ाम के हिसाब से हम लोग इसको कर रहे हैं। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 2012 में पूछा गया है, जिसका मार्क्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिशोषण एक सतही घटना है, इस कथन का अर्थ समझाइए। तो इस कथन का अर्थ हम कैसे समझाएंगे, इसके लिए हमें क्या अधिशोषण को समझना होगा। तो अधिशोषण क्या होता है कि अधिशोषण की जो परिभाषा है वो क्या है कि किसी पदार्थ के पृष्ठ पर दूसरे पदार्थ का जमा हो जाना। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कोई सब्सटेंस है, ये कोई एक पदार्थ है हमारे पास। इस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं कि ये एक हमारे पास पदार्थ है और इस पदार्थ पर मान लीजिए ये कोई दूसरा पदार्थ था, यहाँ पर ये भी एक पदार्थ है, ये एक दूसरा पदार्थ है, सब्सटेंस है। और होता क्या है कि ये इसकी पृष्ठ पर आकर के जुड़ जाता है। अब यहाँ पर इसकी पृष्ठ पर आकर के जुड़ जाता है और ये इस तरीके से इसकी पृष्ठ पर जमा हो जाता है। जैसे ये इसका पृष्ठ है, मान लीजिए ये पदार्थ का, इसको हम जो पृष्ठ कह रहे हैं, ये पदार्थ का सरफेस है, यानी पृष्ठ है, ये इसका सरफेस है। और ये पदार्थ जो है इसकी पृष्ठ पर आकर के इस तरह से डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये इस तरीके से इस पर मान लीजिए इसकी पृष्ठ पर जुड़ जाते हैं। तो इस घटना को आप क्या कहते हैं, यही घटना आपके अधिशोषण कहलाती है। इसको हम कहते हैं अधिशोषण कहते हैं। और ये जो ये वाला पदार्थ है जिसकी सतह पर दूसरा पदार्थ है, तो इसको हम बोलते हैं, इसका नाम होता है अधिशोषक। इस पदार्थ को हम अधिशोषक कहते हैं और इसको कहते हैं एडजॉर्बेट अंग्रेजी में, या इसको हम बोलते हैं अधिशोष्य। एनसीईआरटी में नाम है अधिशोष्य, इसको अधिशोष्य बोला जाता है। और इसका अंग्रेजी में नाम है एडजॉर्बेंट। ये एडजॉर्बेंट है, वो एडजॉर्बेट है। तो ये इस तरीके से ये घटना जो है एक पृष्ठीय घटना है। यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि किसी एक पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ का जमा हो जाना हमारा अधिशोषण कहलाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये चित्र बना करके हम इसको यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं हम लोग। उदाहरण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एल्यूमिना द्वारा जल का अवशोषण कह सकते हैं आप, जो है जल का अधिशोषण हो गया, ये हो सकता है। सिलिका जेल द्वारा जल का अधिशोषण होता है, ये है सिलिका जेल द्वारा जल का अधिशोषण, ये होता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन बदल सकता है, वो क्वेश्चन हमारा क्या बदल सकता है, हम लोग क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं आगे कि अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है। दूसरा टर्म एक और होती है जिसका नाम है अवशोषण। ये क्या चीज़ है, अवशोषण भी होता है एक। अवशोषण क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि पदार्थ के स्थूल में भी पदार्थ चला जाता है। जैसे मान लीजिए ये है और यही पदार्थ जो है, अगर अवशोषण की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इसके स्थूल में चला जाएगा, ये इसके स्थूल में, ये इसके अंदर डिपॉजिट हो गया, अंदर चला गया, स्थूल में चला गया। तो ये जो है अवशोषण हो गया। इसको आप जो है हमारे डिटेल वीडियो में देख सकते हैं। अधिशोषण और अवशोषण में भी यहाँ पर अंतर पूछा जा सकता है। तो यहाँ से अगर आपने इस चीज़ को तैयार करना है तो अधिशोषण और अवशोषण में अंतर को भी यहाँ पर से हम लोग तैयार करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, उपसहसंयोजी यौगिक K3CrC2O4 का होल थ्राइस का IUPAC नाम लिखिए। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो IUPAC नाम की भी हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। जैसे कि एक उपसहसंयोजी यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट इसका ये है और एक पार्ट इस बड़े ब्रैकेट के अंदर है। तो जो बड़े ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। और ये बाहर वाला पार्ट जो है इसका अगर मैं इसको डिसोशिएट करूं, अगर इसका हम डिसोशिएशन इसका करेंगे तो ये इस तरह से टूटेगा आपका 3K+ और प्लस हमारे पास ये इस तरह का एक अलग निकल के आएगा CrC2O4 का माइनस, ये हो जाएगा आपका
-3। ये इस तरीके से हमारे पास इसके दो पार्ट्स बन के आएंगे। अगर हम इसको डिज़ोल्व करेंगे कहाँ, अगर मैं इसको जल में डिज़ोल्व कर दूँ, यानी जल में मैं इसको घोल दूँ, तो ये जो है मेरे पास इस तरह से टूट करके आ जाएगा। इस वाले को हम क्या कहेंगे, ये वाला जो होगा हमारा, ये होगा, इसका नाम होगा, इसको हम कह सकते हैं सामान्य आयन। ये एक सामान्य आयन है। अगर आप आयन जानते हो तो सामान्य आयन जानेंगे आप क्या है। और ये जो एक बड़े ब्रैकेट के अंदर है, इसको बोलते हैं आप, वैसे तो हिंदी में हम इसको जटिल आयन के नाम से जानते हैं, जटिल आयन कहते हैं, या इसको हम जो है संकुल आयन के नाम से भी जानते हैं। इसको अंग्रेजी में आप कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन। अब इसी में अगर हम देखें, ये जो बड़ा ब्रैकेट है हमारा, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के ठीक यहाँ पर, ये ठीक सामने, ये जो है इसका नाम होगा, इसको कहते हैं आप सेंट्रल मेटल एटम। इसको अंग्रेजी में तो आप जो है सेंट्रल मेटल एटम का इसको नाम दिया जाता है, या इसको आप कह सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। ये केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। और इसके बाद जो आपको ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर, ये जो C2O4 दिख रहा है, इसका नाम होता है, इसको कहते हैं लिगेंड। इसके भी कई टाइप होते हैं। और यहाँ पर जैसे ये इस पर जो है होल थ्राइस भी है, ये 3 है, और ये लिगेंड्स की संख्या होती है, तो इसको भी अभी हम चर्चा करेंगे। ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसका भी हम बात करेंगे। ये 3 जो है इसमें लिगेंड्स हैं, 3 इसके जुड़े हुए। अब कैसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा उस पर मैं चर्चा करता हूँ। अब जैसे जो C2O4 है, तो लिगेंड यहाँ पर इस तरह का है, C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ से डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, नेगेटिव। ये इस तरह का स्ट्रक्चर इसका रहेगा, है ना, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के पास आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये जुड़ सकते हैं 2 जगह से, है ना, मतलब ये जो है 2 जगह से जुड़ सकता है, यहाँ से भी जुड़ सकता है, यहाँ से भी जुड़ सकता है, यानी यहाँ से भी जुड़ जाएगा, यहाँ से भी जुड़ जाएगा। तो ये एक जो है बाइडेंटेट लिगेंड है। और यहाँ पर ये जो 3 है, तो यानी ये 2 तरफ से जुड़ा है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे इसके साथ, वो टोटल बॉन्ड बनेंगे 6। यहाँ पर टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो कैसे बॉन्ड बनेंगे देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्रोमियम है, ठीक है, इस क्रोमियम के साथ ये C2O4 जुड़ेगा। मैं इसको C2O4 को शॉर्ट में हम इसको OX के नाम से भी लिखते हैं। तो ये OX के नाम से इसको लिखा जाता है। अगर मैं इस पर जोड़ूँ तो इस पर जो है ये 2 बॉन्ड जुड़ेंगे, एक यहाँ से जुड़ेगा, एक यहाँ से जुड़ेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे इसको जोड़ना चाहें इसके साथ, जैसे C सिंगल बॉन्ड C, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये मान लीजिए यहाँ पे O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, तो ये इस तरीके से इसके साथ जुड़ा होगा, एक इस तरीके से जुड़ा होगा। फिर दूसरा भी इसी तरह से जुड़ेगा, C सिंगल बॉन्ड C इधर कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड C, तो यहाँ से O ये इधर जुड़ जाएगा, ये वाला O इधर जुड़ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड ऐसे ही तीसरा जुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए इसके साथ तीसरा जुड़ता है इसी तरीके से, C सिंगल बॉन्ड C, ये इस तरीके से जुड़ गया, डबल बॉन्ड O। अब ये जो इसके साथ कितने बॉन्ड जुड़े, जो आपका क्रोमियम है, इसके साथ कितने बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड। तो ये 6 बॉन्ड्स के साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये एक बड़े ब्रैकेट के अंदर हम इसको रखते हैं। मान लीजिए यही हमारा जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, इसके बाहर मैं 3 लिख देता हूँ यहाँ पे, इसके बाहर हम लिखते हैं -3। इसमें जो -3 चार्जेस इसके अंदर रहेंगे, ये इस तरीके से जुड़ा होगा। ये इस तरीके से हमारा जो है ये आयन जो है इस तरीके से इसके साथ जुड़ा होगा, ये वाला आयन जो हम बात कर रहे हैं जिसकी। तो इस पर एक जो ऑक्सिलेट आयन है, वो 2 तरफ से जुड़ रहा है। तो यहाँ पर इसके बॉन्ड कितने बन गए, इसमें 6 बॉन्ड बन रहे हैं, 6 बॉन्ड इसके अंदर बन रहे हैं। तो इसका जो ये 3 है, तो 1 2 से जुड़ रहा है, 3 दूना 6। तो ये जो 3 है यहाँ पर, यानी 3 दूना 6, यानी हम यहाँ पर जो है 3 गुणा 2 बराबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ। इसको कहते हैं आप उप सहसंयोजी संख्या। इसको हम बाद में एक डिटेल वीडियो में समझाएंगे। अभी हम इसका आयुपेशी नाम की बात करते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी था। इतना आयुपेशी नाम जानने से पहले सामान्य आयन और जटिल आयन को जानना जरूरी था। तो ये इस तरीके से जुड़ता है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड की भी चर्चा हम करेंगे। आगे हम इसकी आयुपेशी नाम की चर्चा करते हैं।
अब देखते हैं जो IUPAC नाम का जो पहला रूल है वो क्या है यहाँ पर, कि जो पॉजिटिव आयन है उसका नाम पहले लिखा जाता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव आयन कौन सा है, अभी हमने इसको तोड़ दिया था यहाँ पे, है ना, ये तो नेगेटिव आयन था, ये पॉजिटिव था। कैसे पता चलेगा, पोटेशियम हमेशा पॉजिटिव में रहता है। अभी नेगेटिव वाले का भी मैं बताऊंगा आपको। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमको ऐसे ही अंदाजा आ रहा है, क्योंकि पोटेशियम जो है पॉजिटिव होता है अधिकतर। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, वो आयरन है, तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव आयन ही बनाते हैं, नेगेटिव आयन नहीं बनाते। ये ध्यान रखना कि कौन पॉजिटिव आयन बनाता है, कौन नेगेटिव आयन बनाता है। तो ये पॉजिटिव आयन ही बनता है इसका, पोटेशियम का, तो ये पॉजिटिव आयन है। तो हम सबसे पहले इसी का नाम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है सामान्य आयन का नाम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो हमारा नाम हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आयन का नाम हो जाएगा, इसका नाम हमने लिख दिया पोटेशियम। पोटेशियम। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमने नाम तो लिख दिया पोटेशियम, लेकिन ये नहीं लिखा हमने ट्राई ट्रुई कुछ नहीं लिखा। क्यों, इसको नहीं लिखना है, ये इसका रूल है कि सामान्य आयन के साथ इस तरह का कुछ नहीं लिखना, उसका सामान्य नाम लिखना है, जो उसका नाम है, कुछ नहीं लिखना उस पर हमने। अब यहाँ पर दो चीज़ें होगी, एक तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया, दूसरा ये क्या था, इसका नाम क्या था, ये लिगेंड था। इसका नाम हमने इसको क्या रखा था, लिगेंड। ये लिगेंड्स था। लिगेंड का मतलब होता है जो इस केंद्रीय धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन दान करेगा। जैसे कि यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इसके साथ ही बॉन्डिंग है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इनको दे रहे हैं। अपने जो इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, इसके साथ जा रहे हैं। तो ये जो है अब केंद्रीय धातु परमाणु ये है, इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये लिगेंड है। अब हम यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके अंदर लिगेंड्स का नाम लिखना है। पहले लिगेंड्स का नाम आएगा और उस लिगेंड्स के नाम के आगे उसकी संख्या जरूर आएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, जैसे इसका नाम लिख दिया हमने ट्राई, इसका नाम हमने लिख दिया ट्राई। अब ये ऑक्सलेट है, तो यहाँ पर अधिकतर के साथ ऑक्सलेटो, इसको हम ऑक्सलेटो, ये कुछ चीज़ें हमको याद करनी पड़ेंगी, इसको हम देंगे ऑक्सलेटो नाम। तो ये हो जाएगा ट्राई ऑक्स लेटो, ये ट्राई ऑक्सलेटो। अब ये क्या आ जाएगा, ट्राई ऑक्सलेटो, इसका नाम हो जाएगा ट्राई ऑक्सलेटो। ये ट्राई ऑक्सलेटो आ जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। ये तो नाम पूरा हो गया यहाँ पर। अब ये तीन ये भी आ गए, इनका नाम भी आ गया, ये भी आ गया। अब बात आई इसकी केंद्रीय धातु परमाणु की। अब यहाँ पर एक रूल और है कि यदि जो है हमारा ये नेगेटिव होता है आयन, कौन सा, कॉम्प्लेक्स आयन, जटिल आयन यदि हमारा नेगेटिव होता है, तो वहाँ पर हम केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में 8 लगा देते हैं। तो इसका नाम है क्रोमियम, तो ये इसका नाम क्या आ जाएगा, क्रोमेट, है ना। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, ये आ जाएगा क्रोमेट, क्रोमेट आ जाएगा। और यहाँ पर से एक ब्रैकेट लिखेंगे, और ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या का आंकलन करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या को हम जो है रोमन में लिखेंगे। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मेरे पास है K3, हमारे पास है CrC2O4 का होल थ्राइस, ये है मेरे पास। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, तो ये हो जाएगा गुणा 3, धन इसकी मुझे निकालनी है, तो ये हो जाएगी X, प्लस C2O4 में 2 माइनस चार्जेस होते हैं, तो 3 दुना यानी 2 माइनस चार्जेस होते हैं C2O4 में। इसके माइनस चार्ज को देखना आपने, है ना, ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण संख्या को नहीं देखना, यहाँ पर माइनस चार्ज देखने। तो इसमें कितने माइनस चार्ज थे, 2 माइनस चार्ज थे, हमने अभी पता किया ना, यहाँ पर ये 2 माइनस चार्ज हैं इसके स्ट्रक्चर में, तो इसकी जानकारी होना जरूरी है ना। इसके 2 माइनस चार्ज हैं, तो माइनस चार्ज कितने हो गए यहाँ पे, यहाँ पे हो गया ऋण 2 गुणा 3, और बराबर हो जाएगा ये 0 के। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा धन 3 प्लस x, और माइनस हो जाएगा ये 3 दूना 6 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस 6 में से x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0, और x बराबर कितना हो जाएगा +3। तो इसके ऑक्सीकरण स्टेट आ गई +3, इसको हम यहाँ पे रोमन में लिख देंगे, ये हमारा रोमन में नाम आ जाएगा इस तरीके से। ये तो था नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन जो था, उसके लिए हम 8 वर्ड उसमें जोड़ते हैं। जैसे क्रोमियम के आगे हमने क्रोमेट जोड़ दिया, क्रोमेट हमने इसको 8 जोड़ दिया, तो हमारा ये इस तरीके से हो गया। ये भी पूछा जाता है, जो मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, ये उससे डिफरेंट है। अब यहाँ पर देखेंगे जब हम इसको डिसोशिएट करेंगे तो ये हमारा कैसे टूटेगा, CONH3 का होल 6, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, और प्लस ये टूटेगा Cl3Cl माइनस, तो ये +3 में रहेगा, ये आ जाएगा इस तरह से। अब आपको मालूम है कि क्लोरीन ये जो है हमारा क्या है, ये नेगेटिव ही होता है, तो नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात आई, है ना। ये नेगेटिव होगा तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन हो जाएगा, और ये हमारा जो है सामान्य आयन हो जाएगा। सिंपल आयन जो है ये सामान्य आयन होगा,
है ना। इसका नाम हम जो है बाद में लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव आयन का नाम पहले लिखना है। ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव आयन का नाम हमने पहले लिखना है। यहाँ पर हमने पॉजिटिव आयन का नाम पहले लिखा क्योंकि ये सामान्य आयन था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसका नाम पहले लिखना है। हमने किसका नाम पहले लिखना है, पॉजिटिव आयन का, चाहे वो सामान्य आयन हो या चाहे कॉम्प्लेक्स आयन हो। अब यहाँ पर स्थिति बदल गई, यहाँ पे स्थिति बदल गई, यानी ये इसका सेंट्रल मेटल एटम हो गया, जैसे भी बताया, ये इसका लिगेंड हो गया, और ये बाहर का सामान्य आयन हो गया। इसकी संख्या को लिखना नहीं, लेकिन इसकी संख्या को हमने लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यदि हमारा कॉम्प्लेक्स आयन जो है पॉजिटिव आयन हो तो हमको नाम इसी हिसाब से लिखना है, लेकिन नाम पहले लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस हिसाब से लिखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेक्सा। 6 को हम क्या लिखते हैं, हेक्सा। और NH3 को क्या लिखना है, NH3 को लिखना है अमीन, हेक्सामीन। अमीन इसको लिखा जाता है ना, इसको लिखा जाता है एमीन, हेक्सामीन, ऐसे हम लिख देंगे हेक्सामीन। आ गया हेक्सामीन। और CO को हम लिखते हैं कोबाल्ट, हेक्सामीन कोबाल्ट। और इसके बाद, यानी यहाँ पर भी हमने क्रोमियम के बाद लिखा था, क्रोमेट के बाद लिखा था, तो इसकी हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी। तो फिर हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा CO NH3 का होल 6, और इसके बाद आ जाएगा ये Cl3, इसका मुझे निकालना है x। NH3 पर कोई चार्ज होता है, नहीं होता है, तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे -3 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा +3। तो हेक्सामीन कोबाल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, इस तरीके से ब्रैकेट हो जाएगा बंद, और इसके बाद इसका नाम क्या लिखा जाएगा, ये है क्लोराइड। इसका नाम क्या लिखा जाएगा, क्लोराइड। ये एक ही वर्ड होना है, इसको इस तरह से लिखा जाएगा हेक्सामीन, AMMINE, हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। कैसे ये ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, लेकिन इनका हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको क्या कहते हैं। हेक्सामीन जैसे वाटर हो जाए तो उसको एक्वा कहते हैं, इसके लिए एक अलग से डिटेल वीडियो में बना दूंगा कि भाई क्या क्या चीज़ों को क्या क्या कहते हैं, तो ये आप इसको सीख लेंगे इस तरीके से। तो ये इस तरह से दोनों के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, इसमें इसकी जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑल होता है हमारे पास बेंजीन रिंग हो गई इस तरह से, और इस पे हो गया OH, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा फिनॉल। इस पर यदि Zn के साथ इसको गर्म किया जाए, यानी आसवन किया जाए, तो क्या होता है कि यहाँ से -ZnO, जिंक ऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है, यानी ये वाला जो ऑक्सीजन है वो बाहर हो जाता है, और इसके साथ हमारे पास क्या रह जाता है, ये कंपाउंड रह जाता है। ऑक्सीजन निकल गई, H इसके साथ जुड़ गया, अब यहाँ H, ये H रह गया, यानी इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया बेंजीन। ये क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास A जो है वो निकल के आ गया बेंजीन। अब आगे चलना है, आगे है H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और दूसरा है HNO3। ये जो है हमारे पास H2SO4 प्लस HNO3, यहाँ से हमारे पास एक ये निकल के आता है, और प्लस निकल करके आता है NO2 प्लस, और प्लस निकल करके आता है यहाँ से वाटर। ये चीज़ें हमारे निकल करके यहाँ से आती हैं। ये जो NO2 है हमारा, है ना, नाइट्रोनियम आयन इसको कह सकते हैं, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, तो ये जहाँ पर भी ये मिक्सचर होगा, ये वाला, इसको कहते हैं नाइट्रेशन मिक्सचर बोलते हैं। ये नाइट्रेशन मिक्सचर है, यानी इसको कहते हैं नाइट्रीकरण, इसको क्या कहा जाता है, नाइट्रीकरण कहा जाता है। और ये जोड़ेगा क्या, NO2 जोड़ेगा, रिंग पर NO2 जोड़ेगा, इससे रिंग पर NO2 ही जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर है हमारा, तो यहाँ पर रिंग पर हमारा NO2 जुड़ जाएगा, रिंग पर हमारा क्या जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा, और हमारा कंपाउंड बनेगा नाइट्रोबेंजीन, कंपाउंड हमारा नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, है ना। ये समझने के लिए। अब हमारे पास मान लीजिए इसी के अलावा यदि कोई दूसरा हो, हमारे पास मान लीजिए इस तरह से हो,
मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे हो CH3 है ना, CH3 हो और प्लस हमारे पास हो H2SO4 और HNO3। तो हमें ध्यान है कि भाई इससे तो NO2 ही निकलना है, तो वो NO2 जो है हमारे पास इस पर जुड़ना, अब NO2 ही नहीं, CH3 अपनी जगह पर रहेगा, अब इस पर जुड़ना CO2 ही नहीं, सॉरी NO2 नहीं है। यहाँ से इन दोनों के मिश्रण से हमारे पास NO2 प्लस निकल करके आएगा और उसने जुड़ना है। अब वो जुड़ेगा कहाँ? अब उसके जुड़ने के लिए, इस NO2 को जुड़ने के लिए वो इस पर आधारित रहेगा, इस पर आधारित रहेगा, जैसे CH3 पर आधारित रहेगा कि CH3 उस NO2 को कहाँ भेजेगा। अब यहाँ पर जो है कुछ पोजीशन होती हैं, जैसे कि ये वाली जो पोजीशन है इसकी, इन पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। ये वाली जो पोजीशन है इसकी, इनको कहा जाता है 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, यानी इनको कहा जाता है मेटा। और ये वाली जो पोजीशन है इसको कहा जाता है पैरा पोजीशन। तो ये मान लीजिए इसको हम कह सकते हैं, इसको हम 1 नंबर दे दूँ, इसको हम 1 काउंट कर देते हैं, इसको हमने 1 किया, 2, इसको मैं 3 बोल दूं, इसको 4, इसको 5 और 6। तो हमारे पास जो एक तरह से 2 और 6 नंबर की पोजीशन हो गए ऑर्थो पोजीशन, ये हो गया हमारे पास 3 और 5 की पोजीशन हो गई इस तरह से, और ये जो पैरा पोजीशन हो गई 1/4 पोजीशन हो गई। अब जो CH3 ग्रुप है हमारा, ये एक इलेक्ट्रॉन दान करने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दान करने वाला, इलेक्ट्रॉन दाता हम इसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता। तो इलेक्ट्रॉन दाता जो होता है अगर है, और वो अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल को उसको भेजना होता है, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन दाता जो समूह है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजता है। और उसमें जो है यहाँ पर, तो हमारे पास जो उत्पाद बनेगा यहाँ, वो उत्पाद हमारा क्या रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 उत्पाद हमारे बनेंगे। एक उत्पाद हमारा क्या बनेगा, एक उत्पाद तो हमारा बनेगा CH3, यहाँ पे जुड़ जाएगा NO2 हमारा, यहाँ पे इसे दिख नहीं रहा यार, यानी यहाँ पर हमारा जो है एक उत्पाद हमारा जो है ये बन गया, यानी ये रिंग है, इस रिंग, यानी यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप चला गया, यहाँ पे ये हमारा CH3 ग्रुप था, यानी ये बन गया आपका पैरा उत्पाद बन गया। और दूसरा उत्पाद हमारा क्या बन गया, इस तरह से रिंग है और इस रिंग पर CH3 है और यहाँ पे हमारा NO2 चला जाएगा, यानी ये हमारा ऑर्थो उत्पाद बन जाएगा। ये यानी इसका जो मात्रा होगी ये जो है हमेशा अधिक मात्रा में बनेगा, इसकी मात्रा अधिक होगी और इसकी मात्रा जो होगी कम होगी। इसकी मात्रा इसलिए अधिक होगी क्योंकि जो NO2 ग्रुप है वो CH3 ग्रुप उसको जो है एक तरह से उसके लिए रुकावट पैदा करता है इन पोजीशन पे जाने के लिए, जिसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस के चलते ये इसमें रहेगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो एक मैंने इसका एक तरीका भी आपको बताया कि भाई ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है ना, नाइट्रेशन है, इसको हम नाइट्रेशन कहते हैं। तो नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप जुड़ता है और वो ग्रुप जो है इनके जरिए डिसाइड होगा। अब जैसे एक और एग्जाम्पल मैं ले लूँ अगर इसी का, यहाँ पर इस नाइट्रेशन का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, यदि मान लीजिए यही हमारे पास है, तो ये जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये इसको इस तरह से नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन खींच लेना, क्योंकि जो NO2 होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो ये ऊपर जाता है तो यहाँ से नीचे से जो है रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, यानी रिंग से जो है इलेक्ट्रॉन को ऊपर ये जो है खींच लेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इनको ये भी ऊपर जाने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम ये करता है। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। अब यहाँ पर से वही यानी NO2 प्लस है, तो ये NO2 प्लस जो है इसके हिसाब से जाएगा। अब इसके हिसाब से यदि ये NO2 प्लस जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो हमारे पास यहाँ पर एक उत्पाद सबसे ज़्यादा मात्रा में बनता है, वो होता है मेटा उत्पाद। यानी यहाँ पर NO2 है तो मेटा पोजीशन होती है 1 2 3, यानी 3 पर चला जाएगा NO2। तो ये इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। तो इस तरह से ये मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन इसको कह सकते हैं आप। ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन का एक वो बन गया, नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन हो गया ये इस तरीके से। तो ये दोनों ग्रुप हैं, यानी ये आपका EWG ग्रुप था और यहाँ पर ये जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ED
जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ETZ होगा तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, आपके पास पैरा और ये। तो इस तरीके से हमारे पास ये नाइट्रेशन का था। हालांकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत छोटा था, यही क्वेश्चन था, लेकिन ये मैंने इधर और आपको समझाया है कि किस तरीके से ये होगा। ये क्वेश्चन है कि कार्बन अमीन अभिक्रिया की परीक्षण में प्रयोग की जाती है। तो ये हम सबसे पहले इसमें भाई किसके लिए प्रयोग की जाती है तो इसको जानना जरूरी है। तो हम कार्बन अमीन अभिक्रिया को ही देख लेते हैं कि कार्बन अमीन अभिक्रिया होती क्या है। है ना, कार्बन अमीन अभिक्रिया क्या है कि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि हम कह सकते हैं कि जब एलिफेटिक, डेफिनेशन देख लेंगे कि जब एलिफेटिक एरोमेटिक प्राथमिक अमीन को क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहली केवज के साथ गर्म किया जाता है तो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं। पहली बात तो हमको यहीं से इसके डेफिनेशन से पता चल गया। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक, एलिफेटिक तथा एरोमेटिक अमीन। ये हमारा जो है उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसको हम लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा तो लिख ली है। अब जैसे हम लिख लेते हैं, जैसे कि हमने कहा RNH2, ये एक फर्स्ट डिग्री अमीन है, प्राथमिक अमीन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसको भी हम समझ लेंगे अभी। प्लस हम CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म हो गया, और प्लस हमने इसमें रख देना है KOH, क्लोरोफॉर्म, और ये आ जाएगा हमारा KOH। इसके साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो हमारे पास बनता है RNC, प्लस यहाँ पे बनता है KCl, और प्लस बनता है H2O। ये इसको बैलेंस कर लेंगे, 3 KCl 3 H2O और 3 KOH। इस तरीके से हमारे पास ये एक बनता है। ये हमारा आइसोसाइनाइड है, इसका नाम क्या है, आइसोसाइनाइड है। ये हमारे पास एक आइसोसाइनाइड है, और ये जो अमीन है हमारे पास, ये एलिफेटिक अमीन है, इसको कह सकते हैं एलिफेटिक अमीन है। अब एरोमेटिक अमीन यानी बेंजीन रिंग से युक्त अमीन जो होती हैं इस तरह से, जैसे ये भी एक प्राथमिक अमीन है, जैसे कि एनिलीन है, इस पर CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और प्लस ये जो है इसी तरह से 3 KOH। इस तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास ये कंपाउंड बनता है इस तरीके से, NC प्लस यही 3 KCl और प्लस 3 H2O। ये हमारा पूरा यौगिक इसमें बनता है। ये भी हमारे पास फेनिल आइसोसाइनाइड, हम इसको फिनाइल कार्बेलामाइन, इसका नाम हो जाएगा फेनिल कार्बेलामीन कह सकते हैं, या फेनिल आइसोसाइनाइड भी हम इसको कह सकते हैं, फेनिल आइसोसाइनाइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी लिखने के लिए आता है, इस तरह से भी आ सकता है, प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। जब हम एलिफेटिक अमीनों की पहचान करते हैं तो वहाँ पर भी फर्स्ट डिग्री और अन्य के साथ अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो कार्बन अमीन अभिक्रिया एक हमारी जो है पहचान करने के लिए होता है। प्राथमिक द्वितीयक अमीन में हमको पहचान करनी है तो हम जो है एलिफेटिक अमीन जो है कार्बन अमीन अभिक्रिया का सहारा लेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए ये रिएक्शन इस तरीके से, है ना। प्राथमिक अमीन का मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो प्राथमिक अमीन है, यदि नाइट्रोजन के साथ एक ही हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी अमीन है, यदि नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो वो जो है टर्शियरी अमीन है। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा इसको बता देता हूँ, जैसे ये है R, इसके साथ ये H हो गया, फर्स्ट डिग्री हो गया। सेकेंड में क्या हो गया कि 2 R हो गए हमारे पास, 1 H हो गया, ठीक हो गया। ये आपका जो है 2 डिग्री हो गया। थर्ड डिग्री में आपके साथ क्या हो गया, N R और R, ये 3 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री अमीन हो गई, ये 2 डिग्री अमीन हो गई, ये फर्स्ट डिग्री अमीन हो गई। ये प्राथमिक अमीन हो गई जिसमें 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, है ना, और द्वितीयक अमीन में 1 हाइड्रोजन मौजूद है, और तृतीयक अमीन में कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से ये केवल जो है प्राथमिक अमीन के साथ रिएक्शन इसमें
होता है। जो है ये NC का मतलब क्या है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं R, यहाँ पे होता है आपका N और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये जुड़ता है, आइसोसाइनाइड है। ट्रिपल बॉन्ड होता है N और C के बीच में, तो ये आइसोसाइनाइड है। इस तरीके से हमारे पास ये बनता है।